संज्ञान, सीखना और बाल विकास। बच्चों के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास की समझ विकसित करें। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञान, कॉग्निशन से तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल रहती है: ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या हल करना, सृजन करना और कल्पना करना। निश्चित ही हम इस सूची को आसानी से बढ़ा सकते हैं क्योंकि मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले लगभग किसी भी कार्य में मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हो जाती है। जीवन निर्वाह के लिए हमारी संज्ञानात्मक शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण की बदलती दशाओं के अनुरूप अपने को ढालने में दूसरी प्रजातियों को छद्म आवरण, पंखों, फड़ों और विलक्षण रफ्तार का लाभ मिलता है। इसके विपरीत मनुष्य सोचने पर निर्भर करते हैं, जिसके द्वारा वह न सिर्फ अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं बल्कि उसे रूपांतरित भी कर देते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को हम निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटकर समझ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, बच्चों के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास की समझ विकसित करें। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह जो है तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसके बाद संज्ञान क्या है? तो कॉग्निशन से तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती है, जिसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल रहती है, जैसे ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या हल करना, सृजन करना और कल्पना करना। निश्चित ही हम इस सूची को आसानी से बढ़ा सकते हैं क्योंकि मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले लगभग किसी भी कार्य में मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हो जाती है। जीवन निर्वाह के लिए हमारी संज्ञानात्मक शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण की बदलती दशाओं के अनुरूप अपने को ढालने में दूसरी प्रजातियों को छद्म आवरण, पंखों, फड़ों और विलक्षण रफ्तार का लाभ मिलता है। इसके विपरीत मनुष्य सोचने पर निर्भर करते हैं, जिसके द्वारा वे न सिर्फ अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं बल्कि उसे रूपांतरित भी कर देते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को हम निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संज्ञानात्मक विकास को जो है 4 भागों में बांटते हैं। एक प्रसव पूर्व अवस्था के अंतर्गत, उसके बाद शैशवावस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो सबसे पहले प्रसव पूर्व अवस्था में, प्रसव पूर्व काल में तथा जन्म के बाद हमारे विकास को हमारी आनुवांशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट निर्देशित करती है। प्रसव पूर्व अवस्था की विभिन्न अवधियों में आनुवांशिक तथा परिवेशीय दोनों ही तरह वेव कारक विकास को प्रभावित करते हैं। कारक हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास माता की विशेषताओं से भी प्रभावित होता है, जैसे माँ की आयु, उसके द्वारा लिए जाने वाले पोषक आहार तथा सांवेगिक स्थिति। तो बच्चे की जो संवेगात्मक या संज्ञानात्मक विकास है, तो वो माँ की या फिर जो हमारे पालक हैं उसके भी विशेषताओं से प्रभावित होता है और जैसा उनका गुण है उस तरीके से भी आनुवांशिक तथा परिवेशीय दोनों ही तरह से वेव कारक जो हैं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद शैशवावस्था, जब जन्म के ठीक पहले नवजात शिशुओं में सभी तो नहीं परंतु अधिकांश मस्तिष्कीय कोशिकाएं रहती है। इन कोशिकाओं के मध्य तंत्रिकीय संधि
तीव्र गति से विकसित होती है। जीवन की कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएं नवजात शिशु में उपस्थित रहती है। वह सांस लेता है, चूसता है, निगलता है एवं शरीर के अपशिष्ट पदार्थों मल मूत्र आदि का त्याग या विसर्जन भी करता है। अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु यह बताने में सक्षम होते हैं कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है, अन्य स्त्रियों की आवाज़ तथा अपनी माँ की आवाज़ में अंतर कर सकते हैं एवं सामान्य हाव भाव का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे जीभ बाहर निकालना, मुंह खोलना आदि। तो ये सारी जो है संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बाल्यावस्था। शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में संवृद्धि मंद हो जाती है। बच्चा शारीरिक रूप से विकसित होता है, उसकी ऊंचाई एवं वजन में वृद्धि होती है, चलना दौड़ना कूदना सीखता है तथा गेंद के साथ खेलता है। सामाजिक रूप से बच्चे का संसार विस्तृत हो जाता है एवं इसमें माता पिता के अतिरिक्त परिवार तथा पास पड़ोस एवं विद्यालय व प्रौढ़ व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाते हैं। बच्चा अच्छे एवं बुरे की अवधारणा भी सीखना प्रारंभ कर देता है, अर्थात नैतिकता का बोध भी विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था के दौरान बालकों की शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, वे कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण कर सकते हैं तथा वयस्कों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। संसार के बारे में अनुभव प्राप्त करने के अवसरों के साथ साथ मस्तिष्क की बढ़ती हुई परिपक्वता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में योगदान देती है। समाजीकरण के कारण बच्चा यह बोध विकसित कर लेता है कि वह कौन है और वह अपनी पहचान किसकी तरह बनाना चाहता है। विकसित हो रहे स्वतंत्रता के बोध के कारण बच्चे कार्यों को अपने तरीके से करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो अवस्था है वह है किशोरावस्था। किशोर के विचार अधिक अमूर्त, तर्कपूर्ण एवं आदर्शवादी होते हैं। अपने तथा दूसरों के विचारों का एवं दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं उसका मूल्यांकन करने से वे अधिक सक्षम हो जाते हैं। किशोरों में तर्क करने की विकसित हो रही योग्यता उन्हें संज्ञानात्मक एवं सामाजिक सजगता का एक नया स्तर प्रदान करती है। इस अवस्था के दौरान किशोर का चिंतन वास्तविक मूर्त अनुभवों से आगे तक विस्तृत हो जाता है एवं वे उन अनुभवों के बारे में अधिक अमूर्त रूप से चिंतन एवं तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त होने के अतिरिक्त किशोरों के विचार आदर्शवादी भी होते हैं। किशोर स्वयं तथा दूसरों की आदर्श विशेषताओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं तथा स्वयं की दूसरों से तुलना इन आदर्श मानकों के आधार पर करते हैं। उदाहरण के लिए एक आदर्श माता पिता कैसे होंगे वे इसके बारे में सोच सकते हैं एवं अपने माता पिता की तुलना इन आदर्श मानकों से करते हैं। समस्या समाधान करने में किशोरों का चिंतन अधिक व्यवस्थित होता है। वे कार्य करने के संभावित तरीकों, कुछ चीज़ें वैसे ही क्यों हो रही है के बारे में सोचते हैं एवं क्रमबद्ध तरीके से समाधान को ढूंढते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था में है इसमें जो हमारी संज्ञानात्मक विकास है ये पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है। और फिर बाल्यावस्था में, फिर जो है शैशवावस्था में और प्रसव पूर्व अवस्था में इसमें जो है इसमें भी संज्ञानात्मक विकास को हम लोग देख सकते हैं। जैसे बच्चे का हंसना या फिर माँ की तरफ ध्यान देना, जो उसकी माँ हंसती है, उसके बाद सांस लेना, चूसना, निगलना, ये सब भी जो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी बातें। तो क्वेश्चन हमारा था बच्चों के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास की समझ विकसित करें। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है। तो ये सारी 4 अवस्थाएं हैं तो इसके अंतर्गत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास और सीखना क्या है। संज्ञानात्मक विकास और सीखना क्या है। जीन पियाजे के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था उसके बारे में हम लोग को उसका व्याख्या करना है। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञान का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है कॉग्निटिव। हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत तो जानने समझने की कोशिश करते ही हैं, उसे ही संज्ञान कहते हैं। यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सारी चीज़ें, तो इसी के आधार पर, इसी के मतलब हम कह सकते हैं इसी के आधार पर जो है हम लोग बाह्य जगत को जानने की समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे देखते हैं तो पता चलता है, सुनते हैं तो पता चलता है। तो ये हमारे संज्ञान है और इसी की मदद से हम लोगों में संज्ञान विकसित होता है। तो संज्ञान का अर्थ है जानना। इसको विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानवादी समूह का निर्माण किया। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। इसके संस्थापक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, ये स्विट्जरलैंड के हैं। इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था और इसे स्थापित किया था। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत का प्रतिपादन मनोविज्ञान में किया। इसके अनुसार सीखना उस समय ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है जब वो विद्यार्थी की रुचि और जिज्ञासा के अनुरूप हो। बच्चा उसी चीज़ में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है या उसी चीज़ को ज़्यादा जान सकता है जिसमें उसकी रुचि और जिज्ञासा हो। तो रुचि और जिज्ञासा के अनुरूप जो चीज़ें होती है तो विद्यार्थी उसमें जो है ज़्यादा समय देता है और ज़्यादा सीखता भी है। तो जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास अनुकरण की बजाय खोज पर आधारित है। तो हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो ज़्यादातर अनुकरण नहीं करता बल्कि खोज करता है। तो ये जीन पियाजे जी का कहना है। इसमें व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर कोई छोटा बच्चा जब जलते हुए दीपक को जिज्ञासावश छूता है तो उसे जलने के बाद एहसास होता है कि यह तो डरावनी चीज़ है। तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव किया क्योंकि उनका हाथ जल गया तो उनको लगा कि यहाँ पे आग है या फिर इससे हमें नुकसान हो सकता है, इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा उसके मन में विचार आया। तो ये एक तरह का संज्ञान है। उसके पास अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं होते पर वह जान लेता है कि इसको दूर से देखना ही ठीक है। तो वो अब तो समझ गया कि ये आग है, इसको छूने से हम जल सकते हैं। तो वो अब समझ लेता है कि इसे दूर से ही देखना ठीक है क्योंकि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। वह बाकी लोगों की तरफ इशारा करता है अपने डर को अभिव्यक्त देने वाले इशारों में। वह बाकी लोगों को भी इशारा करता है कि इसे मत छुओ, ऐसा। इस प्रकार का सीखना सक्रिय रूप से सीखना होता है। इसके व्यक्ति अपने परिवेश और वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करता है। इसमें किसी कार्य को करते हुए व्यक्ति किसी एक विचार में नए विचारों को शामिल करता है। उससे उसका स्पष्ट जुड़ाव देख और समझ पाता है। इस प्रक्रिया को सात्मीकरण या फिर एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये जो उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने प्रक्रिया पढ़ा अभी, तो ये एक तरह से जो हो गया एसिमिलेशन हो गया, जिसमें क्या है कि किसी कार्य को करते हुए व्यक्ति किसी एक विचार में नए विचार को शामिल करता है। उससे उसका जो है स्पष्ट जुड़ाव देखा और समझ पाता है। इस प्रक्रिया को सात्मीकरण या फिर एसिमिलेशन कहते हैं। इसके साथ ही दूसरी प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है जिसे व्यवस्थापन व संतुलन कहते हैं। इसमें नई वस्तु व विचार के समायोजन की प्रक्रिया होती है। इस तरह का समायोजन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने कहा सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तो ये जो कहा है, ये जीन पियाजे साहब ने कहा है कि सीखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है और यह संप्रत्यय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की अवस्थाएं क्रमिक है। तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे, इनको 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इसमें बच्चे का शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, उसके भीतर भावनाओं का विकास भी होता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे को तो देखा ही होगा, उसमें जो है संवेदी प्रेरक अवस्था होता है और उसके भीतर जो है भावनाओं का विकास भी होता रहता है। इसमें शारीरिक विकास भी तेज़ी से होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जन्म से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा नई सूचनाओं व अनुभवों का संग्रह करता है। इसी अवस्था में बच्चे में आत्म केंद्रित होने का भाव अभिव्यक्त पाता है। पियाजे तो इसी अवस्था में जो बच्चे में आत्म केंद्रित होने का भाव अभिव्यक्ति पाता है। पियाजे कहते हैं कि 6 साल की कम उम्र के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ तक जो है बच्चे में 6 वर्ष तक की उम्र में परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। उसमें जो है मैच्योरिटी नहीं आती है अभी, लेकिन वो जो है संज्ञानात्मक विकास फल फूल रहा होता है इस अवस्था में।
उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस उम्र में बच्चा विभिन्न मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है। उदाहरण के तौर पर पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने तोते से जुड़ी एक कविता सुनी, जिसमें डॉक्टर तोते को सुई लगाता है और तोता बोलता है उई। यह सुनकर पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने कहा, यह तो झूठ है, डॉक्टर तोते को सुई थोड़े ही लगाते हैं। यहाँ एक 6-7 साल का बच्चा अपने अनुभवों के आईने में कविता में व्यक्त होने वाले विचार को बहुत ही यथार्थवादी ढंग से देखने की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, जिसे गौर से देखने समझने की ज़रूरत है। तो जो डॉक्टर है तो वो सोचता है कि डॉक्टर जो है तोते को सुई कैसे लगा सकता है। यहाँ एक 6-7 साल का बच्चा अपने अनुभवों के आईने में कविता में व्यक्त होने वाले विचार को बहुत ही यथार्थवादी ढंग से देखने की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये भी एक संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो ये सारे संज्ञान जो है होते रहता है बच्चे के मन में, वो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और उसके बारे में जो है विचार करते रहते हैं। ये हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 साल से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था यानी हम कह सकते हैं जीवन पर्यंत चलता रहता है। 11 साल से शुरू होके तक जारी रहती है। इस अवस्था में बालक बड़ी कल्पनात्मक ढंग से समस्याओं के बारे में विचार कर पाता है। यानी इसमें बालक कुछ कल्पना करके भी विचारों को जोड़ता है। ऐसा नहीं कि जो प्रत्यक्ष है बस उसी को, ये कुछ कल्पना भी करता है और फिर जो है कुछ अलग चीज़ें भी जोड़कर देखता है और उस पर विचार करता है। इस अवस्था में बालक बड़ी कल्पनात्मक ढंग से समस्याओं के बारे में विचार कर पाता है। उदाहरण के तौर पर 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा कहती है कि सर ने हमें पढ़ाया कि गांधी के 3 बंदर थे। उनसे हमें सीख मिलती है कि हमें बुरा देखना, सुनना और कहना नहीं चाहिए। इस उम्र के बच्चे भी सुनी हुई बातों पर सहज यकीन कर लेते हैं। फिर बात हुई कि बगैर देखे हमें कैसे पता चलेगा कि सही और गलत क्या है। यही बात सुनने के संदर्भ में लागू होती है। बोलने के संदर्भ में हम एक चुनाव कर सकते हैं, मगर वह पहले की 2 चीज़ों के बाद ही आती है। यानी हमें अपने आसपास के परिवेश को समझने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि वास्तव में क्या हो रहा है, और सही व गलत का फैसला हम तभी कर सकते हैं। तो ये जो छात्रा थी 11 साल की, उसके मन में ये विचार आया कि अगर गांधी जी के बंदर अपने आँख बंद ही रखते हैं तो वो उनको कैसे पता चलता है कि वो ख़राब चीज़ें देख रहा है, वो आँख खोलेंगे तब तो इसी के बारे में कहा गया। फिर जो बंदर कान बंद करके रखते हैं उनको कैसे पता चलता है कि वो ख़राब बातें कह रहा है, इसलिए उसको नहीं सुनना चाहिए। तो पहले तो कान खोल के रखना पड़ेगा तब तो ये बातें कही है। फिर कहने में तो हम लोग मुंह बंद रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ गलत कहना है तो उसके लिए तो हम अपना मुंह बंद कर ही सकते हैं। तो ये बातें उनके मन में विचार आया कि अगर गांधी जी के 3 बंदर है तो ऐसे क्यों है, ये बात है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये क्वेश्चन था संज्ञानात्मक विकास और सीखना क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। तो जीन पियाजे ने यही कहा है कि जो विद्यार्थी ज़्यादा उसी में सीखता है जिसमें उसकी रुचि और जिज्ञासा हो के अनुरूप हो। उसके बाद इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास अनुकरण की बजाय खोज पर आधारित है। उसके बाद कुछ उदाहरण दिए, जैसे बच्चा जलते हुए आग में अपना हाथ नहीं देगा, उनमें ये संज्ञान उत्पन्न हुआ कि ऐसा करने से हमें नुकसान होगा। तो इस तरह जो एक विचार में नए विचार जोड़ते हैं उसे एसिमिलेशन कहते हैं, सात्मीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। उसके बाद एक और प्रक्रिया है व्यवस्थापन व संतुलन कहते हैं, जिसमें नई वस्तु व विचार के समायोजन की प्रक्रिया होती है। इस तरह का समायोजन जो है आजीवन चलने वाली होती है। उसके बाद जो है पियाजे ने संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 3 और 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, जिनमें संवेदी प्रेरक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से प्रौढ़ावस्था तक। तो इनमें से जो बातें कही वो सब हम लोगों ने पढ़ा। अब तीसरा क्वेश्चन है
संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि की अवधारणा के ऐतिहासिक संदर्भ तथा समकालीन संदर्भ में बुद्धि की सैद्धांतिक समझ विकसित करें। तो जो हमारी संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि की अवधारणा के अंतर्गत जो ऐतिहासिक संदर्भ था और जो समकालीन संदर्भ है उसके बारे में समझ विकसित करनी है कि क्या ऐतिहासिक थी और क्या समकालीन है, इसके बारे में। तो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा के ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, इसके बारे में। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। जब हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को समझने के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत पहले ही शोध होने लगे थे। एक बालक कैसे सीखता है तथा बौद्धिक रूप से किस तरह विकसित होता है, इससे संबंधित हमारी सोच व समझ को नया रूप देने में इस विचारधारा ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी अवधारणा के ऐतिहासिक रूप से विकास में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध और प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में उल्लेख करना आवश्यक है। वस्तुतः पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान में क्रांतिकारी संकल्पना को उद्घाटित किया है। इन्होंने अल्फ्रेड बीने के साथ 1922-23 में बुद्धि परीक्षणों पर कार्य करते समय ही उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। जीन पियाजे के अनुसार मनुष्य आरंभिक बाल्यावस्था से ही क्रियात्मक तथा स्वतंत्र अर्थ रचयिता होता है जो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, न कि उसे दूसरों से ग्रहण करता है, तथा उसका बौद्धिक विकास उसके स्वयं की बौद्धिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने चारों ओर के ज्ञान को संगठित करने का प्रयास करते हैं तो इस दौरान बच्चे मुख्यतः बाह्य वस्तुओं पर अपने द्वारा की गई क्रिया द्वारा सीखते तथा विचारों की श्रेणियों का निर्माण करते हैं। बच्चे सतत रूप से नए ज्ञान व कौशलों संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा करते रहते हैं। इन सूचनाओं को अपनी समझ के पूर्ण ढांचे में समायोजित करने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने वातावरण के साथ इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही सीखता है। इसके बाद वाइगोत्स्की ने सन 1924-34 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी मॉस्को में अध्ययन के दौरान संज्ञानात्मक विकास पर विशेष कार्य किया, विशेषकर भाषा और चिंतन के संबंध में। इनके अध्ययन में संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव का वर्णन किया गया है। इनके सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया इंटरेक्शन ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। इनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर या क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा। तो ये सारी बातें तो थी जो है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में ऐतिहासिक संदर्भ। उसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि की अवधारणा का ऐतिहासिक संदर्भ। वो तो सब था संज्ञानात्मक विकास में ऐतिहासिक संदर्भ जो दिया गया है उसके बारे में। अब बुद्धि की अवधारणा का ऐतिहासिक संदर्भ जान लेते हैं। व्यक्ति की बुद्धि और उसके विकास को समझने का प्रयास जो है मनोवैज्ञानिक सदियों से करते आ रहे हैं। सभी संस्कृतियां इस बात को स्वीकार करती है कि बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के अंत से बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि को मापने की शुरुआत हुई। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण पर कार्य यूरोप और अमेरिका में शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा की शुरुआत हो गई थी, जिसका अर्थ था वहाँ के हर बच्चे को अनिवार्य रूप से किसी निश्चित कक्षा तक स्कूल में शिक्षा देना। 1905 ईस्वी में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एडवर्ड बीने और उनके सहयोगी साइमन द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया, जिसमें कुछ प्रश्नों को पूछा गया। अलग अलग उम्र के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने परीक्षण में पाया कि कम उम्र बच्चों के उत्तर बड़े बच्चों जैसे थे,
जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके उत्तर जो हैं बड़ों बच्चों जैसे थे, जिसके आधार पर बच्चों की मानसिक उम्र को जांचना शुरू किया गया। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ऐतिहासिक रूप से ऐसी धारणा बना दी गई कि कुछ जातियों व वर्णों के पास अधिक बुद्धि होती है, वही कुछ जातियों के पास बहुत कम बुद्धि होती है, जिस कारण यहाँ जातियों के बीच ऊंच कुछ का विभेदकारी सामाजिक अंतर बना रहा। बाद में टर्मन ने बीने तथा साइमन के बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया और उससे बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के संप्रत्यय का जन्म हुआ और बुद्धि के मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु मेंटल एज तथा वास्तविक आयु जो है क्रोनोलॉजिकल एज का ऐसा अनुपात है जिसको 100 से गुना कर प्राप्त किया जाता है। इन परीक्षणों में व्यक्ति के प्राप्त अंकों की गणना विभिन्न आयु समूहों के बच्चों के औसत प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। तो IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बराबर होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो जो बच्चे की मेंटल एज है और जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी जो उसकी वास्तविक आयु है, मान चलिए उसकी वास्तविक आयु 11 ईयर्स है और जो है मेंटल एज उसका जो है मतलब किशोरावस्था वाला है 19-20 वर्ष वाला, तो उसे जो है पहले हम मेंटल एज को रखेंगे, फिर जो है उसके वास्तविक एज को रखेंगे और फिर उसको 100 से गुना कर देंगे, तो उसका IQ पता चल जाएगा कि इस बच्चे की IQ क्या है। उसके बाद अब हम लोग समकालीन संदर्भ में बुद्धि की सैद्धांतिक समझ को समझते हैं। जैसे ऐतिहासिक संदर्भ में बुद्धि की जो संकल्पनाएं थी उससे यह आशय तो निकाला ही जा सकता है कि उन्होंने बुद्धि को सिर्फ कुछ मान्यताओं के आधार पर अंकों में मापने पर जोर दिया। साथ ही बुद्धि को मापने के आधार के रूप में प्रयुक्त मान्यताएं भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। ऐसा नहीं है कि वे मान्यताएं पूर्णतः समाप्त हो गई है, बल्कि आज भी हम जाने अनजाने उन मान्यताओं का प्रयोग करते हैं और आज के शिक्षकों में भी उन मान्यताओं की छाप मिलती है। हम अपने शिक्षकों को यह कहते सुनते हैं कि मेरी कक्षा में सिर्फ 2-4 बच्चे ही तेज हैं, बाकी सबको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वे कभी सीख नहीं सकते। शिक्षक आज भी पुराने पारंपरिक स्वरूप में बच्चों की बुद्धि का मूल्यांकन कर रहे हैं और बुद्धि को बहुत संकुचित स्वरूप में देख रहे हैं, जिसमें बच्चों की अन्य क्षमताओं को महत्व देने का कोई स्थान नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बाद बुद्धि की इस अवधारणा में परिवर्तन आया है। अपने सिद्धांत में पियाजे ने बुद्धि को मानसिक प्रक्रियाओं के विकास का ही एक स्वरूप माना है। यदि हम बुद्धि की अवधारणाओं को लेकर विशेष सिद्धांतों की बात करें तो इसमें गिलफोर्ड और गार्डनर के सिद्धांत प्रमुख है। तो जो गिलफोर्ड और गार्डनर है उसके सिद्धांत को भी देखेंगे। गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो उन्होंने कहा कि बच्चों में जो है तरह तरह की बुद्धि होते हैं। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे की एक ही तरह की मेंटल एज हो और एक ही तरह का जो है विचार उसमें आए, तो बहुत तरह की बुद्धि और विचार आ सकते हैं। तो उन्होंने गार्डनर ने जो है 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने मूलतः 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया। 1998 में उन्होंने 8वां प्रकार तथा 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार भी जोड़ा जो निम्नांकित है। तो सबसे पहले जो उनका बुद्धि का पहला जो तरीका है वह है भाषाई बुद्धि। वाक्यों शब्दों के बौद्ध क्षमता, शब्दावली शब्दों की क्रम के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो भाषाई बुद्धि में जो होते तेज होते हैं, उन्हें जो है भाषा बोलने में और वाक्यों को जोड़ने में जो है उनको विशेष प्रतिभा होती है उसमें, तो उन्होंने भाषाई बुद्धि इसे कहा। उसके बाद अब तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। कुछ बच्चे होते हैं तर्क करने की क्षमता, उसमें गणितीय समस्याओं का समाधान करने, अंकों के क्रम के पीछे संबंध को जानने की क्षमता इत्यादि होती है। उसके बाद स्थानिक बुद्धि, मानसिक रूप से स्थानिक चित्र परिवर्तन तथा कल्पना करने की क्षमता। उसके बाद शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर की गति पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, जैसे खिलाड़ी, नर्तक इत्यादि। तो ये शारीरिक गतिक बुद्धि हो गई। उसके बाद सांगीतिक बुद्धि, संगीत संबंधी सामर्थ्य एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता। तो ये सांगीतिक बुद्धि हो गई।
उसके बाद अन्य वैयक्तिक बुद्धि, अपने भाव और संवेगों को समझने एवं नियंत्रित करने की क्षमता, स्वयं के व्यवहार को निर्देशित कर सूचनाओं का उपयोग करने की क्षमता आदि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, दूसरों की मनोदशाओं, प्रकृति को समझकर उनके बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति में मौजूद पैटर्न तथा समिति को सही सही पहचान करने की क्षमता, जैसे वनस्पति वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, किसान इत्यादि। अस्तित्ववादी बुद्धि, जिंदगी और मौत तथा मानव अनुभूति की वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने क्षमता, जैसे दार्शनिक चिंतक इत्यादि। इसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि क्यों किसी एक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बहुत तेज हो जाता है और किसी अन्य क्षेत्र में वह सामान्य रहता है या पिछड़ जाता है। बहुबुद्धि से संबंधित विचारों की आलोचना भी कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई है, पर यह हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत तो करता ही है तथा आज की शिक्षा पद्धति में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के स्वरूप को समझने में विशेष मदद भी करता है। तो ये सारी बातें जो हैं, जो गार्डनर साहब के द्वारा कहा गया 1983 में, ये हमारे समकालीन संदर्भ में कहा गया है। पहले जो ऐतिहासिक संदर्भ में मापा जाता था बुद्धि को, वो बस एक ही वो फार्मूला के आधार पर कि जो बच्चे का आईक्यू होगा वो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के अनुपात का जो है 100 गुना होगा। तो ऐसा अब नहीं है। जो हमारे समकालीन संदर्भ में बुद्धि का सैद्धांतिक समझ दिया है गया है गार्डनर साहब के अनुसार, तो उन्होंने 9 तरह से इनको विभक्त किया, क्योंकि उनका मानना था कि सभी की बुद्धि एक तरह से नहीं होती है और हम एक ही जो है फॉर्मूला पर आधारित इस बुद्धि को नहीं माप सकते हैं। सभी बच्चों में सभी तरह की बुद्धि होती है। कोई बच्चे अगर विज्ञान में तेज है तो ऐसा नहीं है कि वो गणित में भी तेज होगा। कोई बच्चे अगर सोशल साइंस के बारे में ज़्यादा उसमें ज्ञान है तो ऐसा नहीं है कि वो बाहरी वो मतलब विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी उसका लगाव होगा, क्योंकि वो अंकों पर आधारित नहीं है। वो उनका जो है ज्ञान जो है सोशल ज़्यादा है और संज्ञानात्मक उसमें ज़्यादा है। तो हम जो है संज्ञानात्मक विकास या बुद्धि की अवधारणा को ऐतिहासिक संदर्भ में हम लोगों ने जाना, जो पियाजे और वाइगोत्स्की साहब ने कहा। और भी मनोवैज्ञानिक हैं जो जैसे यहाँ पे फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एडवर्ड बीने और साइमन थे, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण को विकसित किया। तो इन लोगों ने ये सारी बातें कही। उसके बाद समकालीन संदर्भ में जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है वो गार्डनर साहब ने दिया है 1983 में, और 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार जोड़ा है, जो है 8वां प्रकार प्रकृतिवादी बुद्धि, और 9वां प्रकार 2000 में इन्होंने जोड़ा है, जो है अस्तित्ववादी, जो ये सब जिंदगी और मौत के मानव अनुभूति की वास्तविकताओं के बारे में सोचते समझते हैं। एक तरह से अध्यात्म कह सकते हैं कि अंतर्गत जिसकी बुद्धि प्रबल होती है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि के संदर्भ में जो है समकालीन संदर्भों और ऐतिहासिक संदर्भों को जाना। तो हमारा प्रश्न था संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए ऐतिहासिक संदर्भ तथा समकालीन संदर्भ की बुद्धि की सैद्धांतिक समझ विकसित करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हम लोग को कारक बताना है, इसमें क्या क्या कॉज हैं संज्ञानात्मक विकास को, जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, इसके बारे में। संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः बच्चों के ज्ञानात्मक पहलू या प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि संज्ञान का अर्थ उन मानसिक प्रक्रियाओं तथा उन उत्पादों से है जिनसे ज्ञान का निर्माण होता है। तो हमारे मन में या मानसिक प्रक्रियाओं में जो भी बातें चलती है या जो भी बातों के जो है उत्पाद कह सकते हैं, परिणाम निकलता है, वो सब क्या है, ज्ञान का निर्माण करता है। मान चलिए हम किसी चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं और उससे जो भी परिणाम निकलते हैं, उत्पाद हमारे सामने आता है निकल कर, तो वही एक तरह से हमारे ज्ञान का निर्माण हो जाता है। बच्चों में आयु के साथ साथ उनकी मानसिक शक्तियाँ और मानसिक प्रक्रियाएं भी विकसित होती है, जो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है।
संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। परिवार की पृष्ठभूमि। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर उसके परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण एवं खुशहाल हो, उसके माता पिता उसके साथ प्यार से पेश आते हो, तो बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। इसके उलट यदि परिवार में हमेशा कलह होता हो तो बच्चे का विकास अवरुद्ध होगा। अभिभावक का बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार होता है, इसका गहरा प्रभाव उनके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे परिवार में अगर जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं है, उसमें अगर खुशहाली नहीं रहती, हमेशा झगड़ा होता रहता है या और भी कुछ, तो बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास भी उसी तरह से हो जाएगा। मान चलिए अगर आपके परिवार में हमेशा कलह ही होते रहता है तो क्या आप खुश रहेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे घर में रोज़ झगड़ा हो रहा है मम्मी पापा में या भाई बहन में, तो हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है ये भी प्रभावित होगा। हम भी हमेशा झगड़े में ही रहेंगे और हमारे में कभी खुशहाली नहीं आएगी। ऐसा होता है। और अगर आपके मम्मी पापा दूसरे भाई बहन किसी को मानते हैं तो आपके मन में भी आता है कि मम्मी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है या पापा हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे भाई को मान रहे हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और ये व्यवहार जो है बच्चे में दिखाई पड़ने लगता। तो अभिभावकों का बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार है, इसका गहरा प्रभाव उनके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है ये उसको प्रभावित करता है। तो ये हो गया परिवार की पृष्ठभूमि के अंतर्गत। अब हम लोग बच्चे की मनोदशा। बच्चे की मनोदशा किसी रोग, मानसिक चोट या दुर्घटना के कारण अगर बेहतर नहीं है तो इससे उसके संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। किसी रोग के चलते अगर बच्चे ग्रस्त हैं या मानसिक चोट लगी है, किसी दुर्घटना के कारण अगर उसमें उसे चोट आई है, तो इस तरीके से भी उनका संज्ञानात्मक विकास जो है प्रभावित होगा। उसके बाद समाज की दशा। एक बच्चा जिस समाज में पलता है, बढ़ता है, उसका स्पष्ट प्रभाव उसके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। अगर समाज की दशा बेहतर ना हो, यानी समाज के लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हो या बच्चा समाज में खुद को उपेक्षित महसूस करे, तो इन कारणों से उसके संज्ञानात्मक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत अगर समाज में आपसी मेलजोल से सब मिलकर सांस्कृतिक आयोजन या खेलकूद में भाग लेते हो, तो बच्चों को इससे काफ़ी कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। तो जो हमारे समाज में घटित हो रहा है उसका सीधा असर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। मान चलिए अगर एक समाज में जाति प्रथा बहुत तीव्र गति से मतलब दिखाई पड़ता हो, जैसे एक जाति का दूसरे जाति से बनता नहीं हो या जाति का बोलबाला हो, किसी धार्मिक चीज़ों को लेकर झगड़ा हो, तो बच्चे पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है, किस चीज़ों को लेकर इतना आक्रोश है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह के से जो है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होगा तो इसी ओर उन्मुख हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका संज्ञानात्मक विकास जो है प्रभावित होगा। और अगर इसके उलट देखें तो अगर हमारे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है और हमारे समाज में खुशहाली रहती है, एक दूसरे के बीच भाईचारा का भाव होता है, तो बच्चे का इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके संज्ञानात्मक विकास पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और बच्चे में जो है एक बेहतर विकास हो पाता है। वो जो है इसी भावना से विकसित होते हैं, उनके संज्ञानात्मक विकास का जो है सर्वांगीण विकास हो पाता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये हो गया समाज की दशा के अंतर्गत। उसके बाद बच्चों की शारीरिक स्थिति। बच्चों की मनोदशा के साथ उसकी शारीरिक दशा भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। बच्चा अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण कई गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रह जाता है, जो कि उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। कोई बच्चे जो है दौड़ना चाहते हैं मगर वो किसी कारणवश से उनके पैर की स्थिति ठीक नहीं है या हाथों की स्थिति ठीक नहीं है, उनमें असहनीय दर्द है, तो इस तरीके से जो है उसके मन में विचार आएगा कि हाँ मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। तो ये एक तरीके से जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, उनके संज्ञानात्मक विकास को। तो ये बच्चों की शारीरिक स्थिति के अंतर्गत थी। उसके बाद मित्र मंडली या समूह, जो उनके सहपाठी या समूह है उसके अंतर्गत। हर बच्चा अपने मित्र मंडली या समूह अपने मतलब
अपने आयु वर्ग समूह के से काफ़ी कुछ समझता और सीखता है। अगर मित्र अच्छे होंगे तो वे अच्छी बातें सीखेंगे, अगर बुरे होंगे तो बुरी बातें सीखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चा जैसा परिवेश पाता है उसका जो है उसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास होता है। जनसंचार माध्यम के बीच अपनी भूमिका होती है। तो ये सारी बातें जो हैं बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। जैसे यहाँ नहीं होगा, यहाँ परिवार की पृष्ठभूमि, बच्चे की मनोदशा, समाज की दशा, बच्चों की शारीरिक स्थिति, मित्र मंडली, तो ये सारी बातें। और भी इसमें एक चीज़ हम लोग जोड़ सकते हैं जो संचार माध्यम है। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन आ गया, टीवी हो गया, तो इसमें भी जो बच्चे देखते सुनते हैं उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घर में बच्चे जो हैं कार्टून देखते हैं तो उनका व्यवहार उस तरीके से हो जाता है। वो हमेशा अपने आप को जो है भीम और कृष्ण कन्हैया पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं और वैसा ही व्यवहार करते रहते हैं घर में। तो इस तरीके से जो भी है इंटरनेट मीडिया जो आ गया है, इस तरीके से भी बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। तो हम लोग इसे भी जोड़ सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में संप्रत्यय विकास की अवधारणा स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है जो है उसमें कहा गया है बच्चों में जो संप्रत्यय विकास की अवधारणा स्पष्ट करें। संप्रत्यय विकास से संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं में कौन कौन सी है। तो संप्रत्यय विकास जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों में किसी चीज़ को लेकर जो कॉन्सेप्ट या अवधारणा विकसित होती है तो वही उसका संप्रत्यय विकास हुआ, तो वो संप्रत्यय कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं संप्रत्यय विकास क्या है और संप्रत्यय विकास से संबंधित उनकी मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बच्चों में संप्रत्यय विकास। संप्रत्यय वास्तव में एक चयनात्मक तंत्र है जिसमें कोई व्यक्ति उपस्थित उत्तेजना तथा अपने पूर्व अनुभव के बीच संबंध स्थापित करता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा जब पहली बार कौवे को देखता है तो वह देखता है कि कौवे का रंग काला है, उसके 2 पंखे हैं, उसकी 2 आँखें हैं, एक चोंच है और वह उड़ सकता है। बच्चा अपने परिवार के लोगों को उसे कौवा कहते बार बार सुनता है और वह भी उस पक्षी के समान विशेषता वाले पक्षी को कौवा कहने लगता है। मान चलिए बच्चे ने काले कौवे को देखा, उसने देखा 2 पंखे हैं, उनकी 2 आँखें हैं, एक चोंच है और वह उड़ सकता है। उसी तरह वो चिड़िया को देखेगा या कबूतर को देखेगा तो वो देखेगा कि इसकी भी 2 पंखे हैं, 2 चोंच हैं, एक चोंच है, 2 आँखें हैं, ये भी उड़ सकती है, तो वो भी उसे कौवा ही समझ बैठेगा और वह भी उसी पक्षी के समान विशेषता वाले पक्षी को जो है कौवा कहने लगता है। इस तरह बच्चा कौवा संप्रत्यय को सीख जाता है और उसके मस्तिष्क में कौवे से संबंधित एक विचार, एक प्रतिमा या प्रतिमान पैटर्न का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार दोबारा किसी कौवे को देखने पर वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर कहता है कि यह कौवा है। यदि वह मैना को देखता है तो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह इसका संबंध नहीं जोड़ पाता, अर्थात वह समझने लगता है कि यह कौवा नहीं है। इससे हम समझते हैं कि बच्चों में संप्रत्ययों के आधार पर उनके पूर्व अनुभव, पूर्व संवेदनाएं एवं पूर्व प्रत्यक्षीकरण होते हैं। और एक बात इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे अगर बच्चा इससे छोटे चिड़िया को देख लिया, मैना को देख लिया, जो गौरैया है अगर उसे देख लिया तो वो देखेगा कि इसकी भी 2 आँखें हैं, चोंच है, मगर ये जो है छोटी है, ये कौवा जैसा नहीं है और इसका रंग भी जो है अलग है, ये पूरा कौवा की तरह नहीं है। तो उसमें ये अवधारणा विकसित हो जाता है कि ये जो है पूरी तरह कौवा की तरह नहीं है, ये कोई और अलग चीज़ है। तो ये संबंध नहीं जोड़ पाता उसमें, अर्थात वह समझने लगता है कि यह कौवा नहीं है और पूर्व प्रत्यक्षीकरण होते हैं। धीरे धीरे बच्चा बिल्ली, मेज, कुर्सी, वृक्ष आदि कई संप्रत्ययों का निर्माण कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर बनने वाले मानसिक प्रारूप को संप्रत्यय कहते हैं। तो जो समान चीज़ें हैं, जैसे 2 गायें हैं तो बच्चा उसमें समान गुण देखते हैं कि आखिर ये गाय है तो दोनों में क्या क्या विशेषता है या क्या क्या समान चीज़ें हैं, उसके आधार पर वे जो है उसका नाम रखते हैं। एक तरह से उसमें संप्रत्यय का विकास होता है, कह सकते हैं। वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर बनने वाले मानसिक प्रारूप को संप्रत्यय कहते हैं।
बच्चों में संप्रत्य विकास के संदर्भ में माना जाता है कि इनमें पहले मूर्त संप्रत्य जैसे माता पिता आदि विकसित होते हैं और उसके बाद में अमूर्त संप्रत्य जैसे खुशी दुख आदि विकसित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बच्चों में संप्रत्य विकास सरल एवं मूर्त से जटिल एवं अमूर्त की ओर होता है। जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वे बहुत सारी जटिल संप्रत्तियों को सीख लेते हैं और उन्हें आपस में भिन्न एवं अस्पष्ट रखने के लिए एक श्रेणी में सुव्यवस्थित कर लेते हैं। हर बच्चे के संप्रत्य विकास और उस पर आधारित चिंतन में आधारभूत समानताओं के साथ कई विविधताएं भी हो सकती है। तभी एक चीज़ के बारे में भी यदि अलग अलग बच्चों से पूछे तो हो सकता है कि वे अलग अलग जवाब दें। उदाहरण के लिए यदि बच्चा को कुछ फलों और सब्जियों को देखकर उन्हें वर्गीकृत करने के लिए कहें तो हो सकता है कि सामान्यतः उन्हें वे फल और सब्जी की दो कोटि में वर्गीकृत कर दे या वे उन्हें कुछ उपकोटियों में वर्गीकृत कर दे। यह भी हो सकता है कि बच्चे वर्गीकरण की कोई दूसरी कसौटी अपनाएं। तो ये एक तरह से उस बच्चे की संप्रत्य विकास के संदर्भ में माना जा सकता है। अब है संप्रत्य विकास से संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं। संप्रत्य निर्माण करने में बच्चों को विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। जैसे निरीक्षण, बच्चे अवलोकन के माध्यम से विभिन्न संप्रत्तियों या मानसिक प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं। जैसे जन्मजात शिशु कई चेहरों को देखता है, आवाज़ें सुनता है और कई तरह के स्वाद से परिचित होकर उसके आधार पर संप्रत्ति बनाता है। उसी तरीके से विद्यालय में बच्चों को विभिन्न शिक्षण उपयोगी वस्तुओं को दिखाकर प्रयोग कर संप्रत्य निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद तुलना के आधार पर, जैसे अवलोकन के आधार पर बच्चे चीज़ों से परिचित होने के साथ साथ उनमें तुलना करना भी सीखते हैं। जैसे अपने और दूसरों के कपड़े पहनने में तुलना करना, अपने और दूसरों के खिलौने में तुलना करना। तुलना करने की कई कसौटियाँ हो सकती है जैसे आकार, रंग, बनावट, उपयोगिता आदि के आधार पर। तो जैसे बच्चों के सामने दो खिलौने हैं, अगर दूसरा बच्चा उसके खिलौने को लेता है तो वो समझ जाता है कि ये मेरा ही खिलौना है। वो कैसे समझ जाता है? क्योंकि उसे पता है कि मेरे खिलौने का रंग ऐसा है, उसकी बनावट ऐसी है, उपयोगिता ऐसी है। हालांकि उसमें वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानता, उसकी क्या बनावट है, संरचना के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो पहचानता है कि मेरा खिलौना ये है। किस आधार पर पहचानता है? तो वो इस अवलोकन के द्वारा ही पहचानता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये बच्चे का जो है तुलनात्मक संप्रत्य का विकास हो चुका होता है अपने खिलौने के अंतर्गत। और उसके बाद पृथक्करण करके वुडवर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं में समान तत्वों को अलग कर लेना ही प्रत्यय रचना है, जिसका आधार पृथक्करण है। बच्चे समान तत्व वाली वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग करना सीख लेते हैं। जैसे यदि हम बच्चों को भिन्न भिन्न रंगों की कलम और किताब दें तो वे अलग अलग होने के बावजूद सभी कलमों को एक कोटि में और किताब को अलग कोटि में रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से वैसे गुणों को पृथक करके अपने वर्गीकरण करने की कसौटी बना ली। उसके बाद सामान्यीकरण। सक्रिय खोज सिद्धांत के अनुसार सामान्यीकरण को प्रत्यय विकास का आधार माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय के विकास में व्यक्ति का सक्रिय सहयोग रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले व्यक्ति एक परिकल्पना का निर्माण करता है, फिर अपने अनुभव के आधार पर उसकी जांच करता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है, जिससे एक खास प्रत्यय का निर्माण होता है। जैसे जब कोई बच्चा देखता है कि एक खास तरह के पक्षी को लोग तोता कहते हैं तो वह इस प्रकार के पक्षी के समरूप तत्वों वाले के समान विशेषताओं वाले पक्षी को तोता समझ लेता है। अतः उसका संप्रत्यय जो है स्पष्ट रूप धारण कर लेता है। समान गुणों के संग्रह के कारण बच्चों के लिए अलग अलग रंग के कॉपी या कलम में कोई अंतर नहीं रह जाता। उन्हें किसी भी रंग, आकार, स्वरूप की कॉपी दी जाए तो वे उसे कॉपी ही कहेंगे। और बच्चे जो है कॉपी और किताब में एक तरह से सामान्यीकरण नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि ये कॉपी है या किताब, उसे ये नहीं पता है। बस वो समझ लेता है कि ये कॉपी हो सकता है, वो कभी कॉपी को भी किताब कह सकता है और किताब को भी कॉपी कह सकता है। तो एक तरीके से जो है उनमें जो है संप्रत्यय का विकास इस तरह से हो जाता है कि ऐसा ये कॉपी होगा और ये किताब होगा। उसके बाद परिभाषा निर्माण। बच्चे उपर्युक्त चारों स्तरों के माध्यम से संप्रत्यय का निर्माण करते हैं और उन सब के आधार पर उनमें विभिन्न वस्तुओं के बारे में वैसी परिभाषाएं अर्थात उनकी विशेषताओं का विवरण देने की क्षमता भी उनमें विकसित हो जाती है।
तो बच्चे के मन में वस्तुओं के प्रति जो भी संप्रति का निर्माण होगा उसके आधार पर ही बच्चे जो है उसकी विशेषताओं का विवरण करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना कहते हैं, तो उससे संबंधित बुनियादी परिभाषा को भी तुरंत गढ़ लेते हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि खाना आया तो बच्चे समझ जाते हैं कि खाना क्या है, खाना में क्या क्या चीज़ होता है। तो ये जो है उसका जो है संबंधित बुनियादी संप्रत्यय है, या कह सकते हैं कि उस बच्चे में संप्रत्यय का निर्माण हो चुका होता है, ये सारी बातें। तो जो है संप्रत्यय का निर्माण जो है, जो संप्रत्यय विकास है बच्चे में, वो इन सारी मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही घटित होती है। जैसे मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे का निरीक्षण करना, तुलना करना, पृथक्करण करना, सामान्यीकरण करना, परिभाषा के करके बताना, उसकी विशेषताओं का विवरण देना इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्णन करें। बच्चों में संप्रत्यय विकास कई कारकों जैसे उनकी बुद्धि, शिक्षण के अवसर, उनके अनुभव, उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर, ज्ञानेंद्रियों की अवस्था आदि द्वारा प्रभावित होता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। प्रभावित मतलब जो भी बच्चे में संप्रत्यय विकास हो चुका है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो बौद्धिक परिपक्वता, अगर बच्चे के मन में कौवे की ये अवधारणा बनी है कि उसका रंग काला ही होता है और ये कौवा है, तो उसकी बौद्धिक परिपक्वता जब होगी, जब वे बड़े होंगे और उसमें जो मैच्योरिटी आएगी उसके संदर्भ में वे फिर चिंतन करेंगे। तो इस तरह की से जो है उसका जो पूर्व अवधारणा बनाया हुआ है कौवे के अंतर्गत, तो वो उसको प्रभावित करेगा, उसकी बौद्धिक परिपक्वता। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों के बौद्धिक स्तर का प्रभाव उनके संप्रत्यय विकास पर पड़ता है। बौद्धिक परिपक्वता बढ़ने से बच्चों में समझने, चिंतन करने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे संप्रत्यय विकास में मदद मिलती है। उसके बाद ज्ञानेंद्रियों की अवस्था, बच्चे अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ये अनुभूतियाँ मस्तिष्क तक पहुँचती है और संप्रत्यय का निर्माण होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानेंद्रियों की अवस्था का प्रभाव बच्चे के संप्रत्यय विकास पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसमें उन सभी अनुभवों की कमी आ जाएगी जिन्हें हम देखकर महसूस करते हैं, और उन सभी संप्रत्ययों के विकास में भी कमी रह जाएगी जिनमें आँखों से देखने के अनुभव शामिल है। तो जो है बच्चे के संप्रत्यय विकास को जो है ज्ञानेंद्रियों की अवस्था भी प्रभावित करती है। अगर बच्चे आँख से ठीक से देख नहीं पा रहे हैं या कान से सुन नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके से जो है उनमें संप्रत्यय विकास जो है वो प्रभावित होगी। उसमें जो है वो उसका अधूरा रह जाएगा, वो उसके बारे में जो है स्पष्ट अवधारणा नहीं बना सकेगा, स्पष्ट कॉन्सेप्ट नहीं ला पाएगा कि इस चीज़ों के बारे में क्या बातें कही गई है या इन चीज़ों में क्या खासियत है। ऐसा संप्रत्यय उसमें विकसित नहीं हो पाएगा। उसके बाद शिक्षण के अवसर, बच्चों के जो शिक्षण अवसर हैं वो भी बच्चों के संप्रत्यय विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चों में संप्रत्यय विकास इस बात पर भी आधारित होता है कि उन्हें घर के तथा विद्यालय के वातावरण में सीखने के कितने अवसर मिलते हैं। घर और विद्यालय का वातावरण जितना सौहार्दपूर्ण तथा शिक्षाप्रद होगा, बच्चे में समझ शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और संप्रत्यय का विकास तेज़ी से होगा। उसके बाद अनुभव, बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं। उनका प्रत्येक नया अनुभव उनके पहले से बने हुए संप्रत्ययों को प्रभावित करता है। दोनों तरह के अनुभव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव, दोनों का ही प्रभाव बच्चे के संप्रत्यय विकास पर पड़ता है। पियाजे के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे मूर्त अनुभव या अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर संप्रत्यय निर्माण करते हैं। तो इन्होंने पियाजे साहब ने जो एक उदाहरण भी दिया था, जो बच्चे का हाथ जल जाता है, तो वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच कहा था कि बच्चे जो है मूर्त अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, यानी छू के या फिर छू कर, महसूस करके, या फिर जो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं उनमें कोई अप्रत्यक्ष यानी सोच समझ तो विकसित होती नहीं है। वो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी चीज़ें हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से छू कर या फिर उसे
कह सकते हैं एक तरीके से उसे प्रत्यक्ष रूप से मूर्त वस्तुओं से अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ये संप्रत्य का निर्माण जो है 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में मूर्त अनुभव या प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर होता है, परंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं वे मूर्त या अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर संप्रत्तियों का निर्माण करने लगते हैं। यहाँ पे अमूर्त होगा यानी अमूर्त, यानी वो बच्चे कुछ बातें जो हैं सोचते भी हैं और उसे बिना छुए या बिना मैं बस महसूस करके ही समझ जाते हैं कि इसे करने से ऐसा होगा। तो एक तरीके से जो है उनमें जो है जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें अमूर्त या अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर संपत्ति का निर्माण होने लगता है। तो ये अनुभव के आधार पर थी। उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्तर, बच्चे का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है उसके आधार पर भी उनके संप्रत्य विकास को जो है वो प्रभावित करता है। जैसे संप्रत्य विकास में बालकों के परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे मोटर गाड़ी, टेलीफोन, बंगला, झोपड़ी, फ्रिज, मटका आदि का संप्रत्य अलग अलग समाज में रहने वाले बच्चों के लिए अलग अलग होगा इत्यादि। तो ये सारी बातें जो है सामाजिक आर्थिक स्तर, अनुभव, शिक्षण के अवसर, ज्ञानेंद्रियों की अवस्था, बौद्धिक परिपक्वता, ये सभी बातें जो है संप्रत्य विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये संप्रत्य विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आ गए बौद्धिक परिपक्वता, ज्ञानेंद्रियों की अवस्था, शिक्षण के अवसर, अनुभव और सामाजिक आर्थिक स्तर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में संप्रत्य विकास के ब्रूनर मॉडल के सैद्धांतिक आधार का वर्णन करें। जो ब्रूनर साहब हैं उनके आधार पर जो है संप्रत्य विकास का वर्णन करें। उन्होंने जो है संप्रत्य विकास के अंतर्गत क्या सिद्धांत दिया है ब्रूनर मॉडल के द्वारा, ब्रूनर साहब ने, तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ वर्णन करना है। तो जे.एस. ब्रूनर 1964 और 66 ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इन्होंने 1964 में जो है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इसका मानना है कि बच्चों में अनुभूतियों की मदद से संप्रत्य के विकास होता है, यानी बच्चे जो भी अनुभूति करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, उसके द्वारा संप्रत्तियों का विकास होता है। उन्होंने मूलतः 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में रुचि दिखाई। पहला यह कि बच्चे किस ढंग से अपनी अनुभूतियों, एक्सपीरियंस को मानसिक रूप से बताते हैं, और दूसरा यह कि शैशवावस्था व बाल्यावस्था में बच्चों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में देने की कोशिश की है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 कारकों द्वारा बताता है। तो इन्होंने जो है बच्चों की जो अनुभूति है वो किस प्रकार विकसित होती है या किस तरीके का होता है उसे बताने का विधि जो है इन्होंने दिया है। जैसे सक्रियता विधि, इनएक्टिव मोड। सक्रियता एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चे अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे दूध की बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना एक सक्रियता विधि का उदाहरण है, जिसके द्वारा वह दूध पीने की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। तो ये सक्रियता विधि हो गई। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड। इस विधि में बच्चा अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, विजुअल इमेज बनाकर अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे बच्चे जो है अगर रो रहे हैं और उसके सामने अगर झुनझुने ला के देते हैं या बजाते हैं या उसे कुछ दिखाते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं। तो इस तरह से दृश्य प्रतिमाएं देखकर भी जो है बच्चे का मन में अनुभूतियाँ होती है और वो अनुभव करते हैं। उसके बाद सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। इस विधि में बच्चा भाषा, लैंग्वेज द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। अगर बच्चा रो रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चा रो रहा है, अगर उसकी मम्मा ए ले ले या कुछ और बोल के उसे बुलाती है या बोलती है चुप हो जा बेटा, तो एक तरीके से वो चुप हो जाता है। तो ये एक तरह से सांकेतिक विधि है जिसमें बच्चा लैंग्वेज के अंतर्गत भी अनुभूति करता है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने देखना, सांकेतिक और सक्रियता, यानी अगर बच्चे एक्टिव हैं, खेल रहे हैं और फिर कुछ चीज़ों को देख रहे हैं तो उसके बारे में भी, और अगर उसे कोई आवाज़ दे रहा है या उसके साथ बोल रहा है तो वो हंसेगा, और इस तरीके से जो है उसमें अनुभूति होती है। तो ये 3 बातें इन्होंने कही। ब्रूनर साहब जो है जे.एस. ब्रूनर, इन्होंने 1964 में ये विधि बताया था।
3 तरीके, सक्रियात्मक विधि, दृश्य प्रतिमा विधि और सांकेतिक विधि। तो ये 3 विधि हो गई। उसके बाद ब्रूनर ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि इन तीनों सक्रियता, दृश्य प्रतिमा तथा सांकेतिक विधियों के प्रत्येक कॉन्सेप्ट का विकास एक क्रम में होता है। जन्म से करीब 18 महीनों तक सक्रियता विधि की प्रधानता होती है। उसके बाद 1.5 वर्ष या 2 वर्ष की उम्र में दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता होती है और करीब 7 वर्ष की उम्र से सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है। तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है, यानी अगर 18 महीने का है, 12 महीने का है, 1 साल का बच्चा है, तो उसमें जो है सक्रियता विधि का जो है प्रत्यय विकसित होता है। जैसे बच्चा दूध की बोतल देखेगा, क्योंकि उसका तो मेन होता है खाना और हंसना और रोना, बाकी कुछ नहीं। तो वो अगर दूध की बोतल देखता है तो वो समझ जाता है कि मुझे भूख लगा है, तो तुम्हारे लिए दूध आ गया। तो एक तरीके से ये प्रत्यय का विकास हुआ उसमें। और उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है तो 1.5 साल का, अगर 2 साल का है, तो वो चीज़ों को देखकर समझ जाता है। जैसे अगर बच्चे को खिलौना ला के देते हैं, अगर उसे कुछ गाड़ी ला के देते हैं, मतलब खिलौने का ही गाड़ी, तो वो खुश हो जाता है और फिर वो रोना बंद कर देता है। तो ये दृश्य प्रतिमा विधि है।